तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप एक मामला तो उठा रहे हैं, एक चीज़ पे तो वक्तव्य दे रहे हैं, साथ में आपको ऐसा लगे हाँ चलो ये वाली भी बात बोल दूँ, ये वक्तव्य, ऐसा नहीं हो सकता। जितना है, जितना कहा गया है, लिखा है, उतनी ही बात, उतना ही वक्तव्य कहा जाएगा। सामान्यतः कोई मामला उठाए जाने के बाद संबंधित मंत्री वक्तव्य नहीं देता, परंतु यदि वह चाहे तो ऐसा कर सकता है, यानी कि चाहे देना तो दे सकता है। संबंधित मंत्री नियम 377, क्योंकि कोई बात पूछी जा रही है तो किसी ना किसी से तो पूछी जा रही होगी, कोई क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तो कोई क्वेश्चन करने वाला, यानी कि कोई प्रश्न पूछने वाला और कोई उत्तर देने वाला तो होगा ना। तो यही चीज़ है कि संबंधित मंत्री नियम 377 के अधीन, यानी कि जिस मंत्री से संबंधित वो मामला है जिससे कुछ पूछा गया है, संबंधित मंत्री नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले के बारे में सीधे सदस्य को लिखकर सूचित करता है, यानी कि जिसके दोनों मीडिएटर नहीं रखते, बीच में मध्यस्थ नहीं रखते कि मैंने तुझे दिया तू सदस्य को दे, नहीं, इस तरीके से नहीं रखते, यानी कि मैंने उसको दे दिया, मैंने आपको दे दिया, मैंने तुझको दे दिया, नहीं, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, सीधे दे देते हैं। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है, लिखकर सूचित कर देते हैं, वो भी सीधे तौर पर सूचित करता है कि उस मामले के बारे में सरकार के विचार क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है। तो सीधे तौर पर वो मंत्री लिखकर सूचना दे देता है उसी सदस्य को, सीधे तौर पर बता देता है जो भी बात होता है, क्लियर कट कहते हैं ना, क्लियर कट। अब नोट है, क्या नोट है, इस प्रकार उठाए जाने वाले मामले कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किए जाते। तो इसमें ये एक अलग से बात याद रखिएगा, हमने इससे पहले जितने भी प्रस्ताव पर बात की है, ध्यान आकर्षण वगैरह जो भी, तो हमने एक चीज़ देखी है कि कार्यसूची, क्योंकि पर डे की एक कार्यसूची तैयार होती है कि आज ये चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे मामले, ये मामले उठाए जाएंगे, परंतु इनके इसमें क्या कहा गया है कि इस प्रकार उठाए जाने वाले मामले कार्यसूची में शामिल नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इसकी जो समय समय पर, यानी कि सबसे पहले जब ये उठाए गए थे तो इनकी संख्या क्या थी, धीरे धीरे करके इनकी इस नियम 377 की लोकप्रियता बढ़ती गई, इसके तहत जो मामले उठाए जाने लगे उनकी संख्या भी बढ़ती गई। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि छठी लोकसभा के चौथे अधिवेशन से पहले तो सदन में मामले उठाने के लिए नियम 377 का प्रयोग कुछ सीमित था, परंतु उसके बाद अधिक उदार दृष्टिकोण, उदार क्या, यानी कि बहुत, या आपने कभी सुधार नहीं होगा, बहुत उदार है व्यक्ति, बहुत प्रेम भाव है, अगर कुछ मांगने जाओ दे देता है चीज़ें, मतलब ऐसा भी नहीं जनरल कि आप सोचो कि भाई मुझे 10-5 हज़ार रुपये ऐसे पकड़ा दे, ऐसी नहीं, उदार व्यक्तित्व होता है ना किसी का, भाई कोई भूखा मिल गया उसको खाना खिला दे, कहते हैं ना बहुत उदार व्यक्ति है, बहुत प्रेम भाव है। तो ये उदार दृष्टिकोण, तो उदार दृष्टिकोण अपनाया गया ताकि सदस्य लोक महत्व के विभिन्न मामले विशेष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रों से, अपने निर्वाचन यहाँ से कि जहाँ से उनका निर्वाचन हुआ है, आपके क्षेत्र से, जैसे कि जहाँ भी जो भी आपके क्षेत्र से खड़ा हुआ हो, हर कोई अपने अपने क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से जीत कर आता है, तो ये कहा गया है कि विशेष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मामले जितनी जल्दी हो उठा सके। चौथी लोकसभा की कार्यावधि में नियम 377 के अधीन केवल 36 मामले की उठाने की अनुमति दी गई थी, या वह 5th, 6th और 7th यानी कि 5वीं, 6ठी और 7वीं लोकसभा की कार्यवाहियों में इन मामलों की संख्या बढ़कर क्रमश का तात्पर्य होता है लगातार, यानी कि नंबर 184 जो बात की जा रही है वो 5th के लिए, 829 8 to 9 जो बात की जा रही है वो की जा रही है 6th के लिए, 184 5th के लिए, 829 6th के लिए और 7th के लिए क्या बात की जा रही है 3134। क्रमश क्या होता है, लगातार, क्रमश वर्ड आ जाता है, कई बार सीधे नहीं देते कि 5th के आगे ये नंबर दे देंगे, 6th के आगे। हिंदी समझनी भी ज़रूरी है। क्या होती है हिंदी माध्यम के लोगों की, यही तो होती है ना, तो हिंदी सही से बोल पाते और ना हिंदी और इंग्लिश ही सही से बोल पाते हैं, और भ्रम में रहते हैं कि हाँ हिंदी का हम तो हिंदी से दे रहे तो हिंदी अच्छी आती है, जब पढ़ाने बैठो शब्द हिंदी के ही पूछ लो कि इसका मतलब क्या होता है, नहीं पता होता। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो, कोई भी आपका माध्यम है, कोई भी माध्यम है, इंग्लिश से दे रहे हो, हिंदी से दे रहे हो, जो भी माध्यम है, गुजराती है, मलयालम है, पर उसके बारे में नॉलेज तो पूरी लो। कहते नहीं अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाला काम मत करो। और ये तो बहाने देना मत कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए लैक हो जाता है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई नॉलेज तो नॉलेज ही है,
हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, पर आपको इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके से बेहतर फिर और कोई चीज़ ना हो। जब आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चीज़ें दे रही है, तो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो कि आपसे बेहतर कोई और ना हो। जो आपकी एक कमी है ना कि भाई मुझे अंग्रेजी भाषा में थोड़ा हाथ टाइट है, वो ढक जाए। क्यों? क्योंकि उस आपकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा है, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज इतनी ज़्यादा है। सीधी सी बात है, पानी चांदी के गिलास में पिया जाए, सोने के में, स्टील की में या मिट्टी के में, पानी पानी होता है, प्यास ही बुझाता है। तो नॉलेज को इस चीज़ से मत आकिएगा कि भाई इंग्लिश और हिंदी में, और हिंदी भाषा को तो खासकर है, हिंदी को लेकर उनका अलग कॉन्फिडेंस होता है कि हमें बहुत अच्छी आती है, कि भाई हिंदी है कर ही लेंगे। नहीं, आपको अपनी भाषा भी, नहीं तो जिनका सिलेक्शन हिंदी माध्यम से हुआ है ना, सच में कभी उनसे बोलकर देखिएगा, उनका अपनी लैंग्वेज को लेकर कितना अच्छा ज्ञान है, कितनी अच्छी बोलते हैं। चलिए, तो अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत बनाइए, चाहे वो हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश हो, कोई भी माध्यम हो। तो यही बात कही गई है कि 5th, 6th, 7th लोकसभा की कार्रवाइयों में इन मामलों की संख्या बढ़कर क्रमशः 184, 829 और 3134 हो गई। 8th तथा 9th यानी कि 8वीं और 9वीं लोकसभा में क्रमशः 3205 और 721 रही, तथा 10वीं, 11वीं और 12वीं, 13वीं लोकसभा में यह संख्या क्रमशः 2063, जो भी आप बोला जाए, हो जाती है मिस्टेक, 628, 667 और 2944, 2944 हो गई। तो ये संख्या थी। कुल मिला के ये दर्शाया गया है कि इसकी जो वैल्यू है नियम 377 की, ये लोकप्रियता, इसकी वैल्यू बढ़ती गई समय समय पर, इसके तहत मामले उठाए जाने लगे। तो ये था लोकसभा का नियम 377। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके के मामले इसमें उठाए जाते हैं, बाकी और प्रस्तावों से किस तरीके से अलग है, साथ ही साथ इसमें मामले उठाने की क्या प्रक्रिया है, औरों में क्या थी, इसमें क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई हैं तो एक बार दोबारा वीडियो और देख लीजिए, क्योंकि 1 से 2 बार पढ़िए, परंतु आराम से ध्यान से समझ के पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 10 से 20 घंटे पढ़ाई करें। आप जितनी भी देर पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो इतनी अच्छी करें कि जो चीज़ आपने पढ़ ली वो आपके दिमाग को इतनी अच्छे से समझ में आ गई चीज़ें कि आप एक लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। ऐसे पढ़े, ऐसे नहीं कि हम पढ़ने तो बैठे 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, परंतु जो उसमें इफेक्टिव पढ़ाई थी वो 1 घंटे की, बाकी 7 घंटे बर्बाद किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 1 घंटा पढ़ते हैं, आपकी कैपेसिटी 1 घंटा पढ़ने की, 1 घंटा पढ़िए, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। देखिए, बढ़ाना तो पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना टाइम बैठ के पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपके दिमाग को जानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट फाइनल तौर पर दिमाग आपका हाथ और आपके साथ एक पेन जाएगा और कुछ भी नहीं। तो ये रटने, नोट्स की प्रक्रिया ना ज़्यादातर दिमाग में बनाने की कोशिश कीजिए। दिमाग को बस एक बार मैसेज देना शुरू कर दीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने जो पढ़ लिया वो मुझे याद हो गया। और चीज़ को रट के कभी भी मत पढ़िएगा, चीज़ को समझ कर पढ़िएगा। समझ कर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। 10th-12th वाली पढ़ाई नहीं है ये, यहाँ पर समझ का, ये सारी चीज़ें आपकी समझ पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमने पढ़ा उससे सीधे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, परंतु आपकी समझ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।